Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great with your family. अच्छा, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था माइक्रोबायोलॉजी का, अनफॉर्चुनेटली तकरीबन आपकी आधी क्लास उसमें मौजूद थी। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जिन लोगों ने उसको मिस किया है, आई विल आल्सो शेयर द नोट्स एंड स्लाइड्स, आप वो भी देखें और उसको आप लाजमी जो है ना आपने स्टडी करना है, बिकॉज एवरी टाइम इन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लीवेनहुक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड कब किया, कैसे किया, एंड देन हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात की, और उसके साथ हमने पास्चर का जर्म थ्योरी जो था उसके बारे में बात की, पास्चराइजेशन की बात की, एंड एट द एंड हमने एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो टेस्ट किए थे काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को लेके उसके बारे में बात की। और हमें फिर पता चला कि वैक्सीनेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस तरह हुआ, और आज के दौर में स्पेसिफ़िकली हमने कोरोना को जो है उसके कोरोना के पर्सपेक्टिव्स में हमने स्टडी किया था। तो आजकल के दौर में जो है वैक्सीनेशन की क्या अहमियत है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात की है। तो जिन लोगों ने मिस किया है, आई सजेस्ट देम टू फॉलो द स्लाइड्स व्हिच आई विल शेयर विद यू सून। अच्छा, तो हम आज बात करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। अच्छा, once again I am going to share this slide with the people who didn't attend the lecture before, the previous lecture. Role, what is the meaning of role? A role is basically we see what it does to improve our life. अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी हमारी लाइफ की इम्प्रूवमेंट में क्या किरदार अदा करती है, जिसको हम रोल कहते हैं, किरदार। अब हम बात करते हैं स्कोप की। What we can get are achieved after having detailed knowledge of it. जब हमें माइक्रोबायोलॉजी का पता चले कि ये बेसिकली है क्या, उसके बाद हम उससे क्या चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, तो उस हवाले से इसको हम स्कोप कहते हैं। माइक्रो मीन्स एनी ऑब्जेक्ट that is so small and cannot be seen through our naked eyes. Bio means living organism and logy is to study about. So it means that microbiology is the study of all living organisms that are too small to be visible with the naked eye and needs a microscope to be seen. तो इससे हमें पता चला कि माइक्रोबायोलॉजी में हम बेसिकली क्या करते हैं, it involves the complete study of all kinds of microbes or microorganisms. अच्छा, अब हम क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, तो फार्मास्यूटिक्स यू नो दैट इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डिस्कवरी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर्स। ये तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, अब सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। तो इन शॉर्ट, व्हाट इज मीन बाय माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी in our daily life as well as in medicinal science to improve the health of individual. तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वी स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ और हेल्थ, या जो मेडिसिन है हम इसके बारे में बात करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास अब तक जो है, ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अब तक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। अच्छा, हमारे पास फंगाई है
और वायरसेस है, वायरस, और अभी यहाँ पे रुका नहीं है, बट स्टिल देयर विल बी आइडेंटिफिकेशंस इन द कमिंग ईयर्स और इन द कमिंग सेंचुरीज. सो देयर इज स्टिल रिसर्च गोइंग ऑन इन दिस फील्ड एज वेल. तो अभी बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्यूचर में जो है ना हमें देखने को मिलेगी. तो सो फार हमारे पास बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, अल्जी और जो है ना वायरस वगैरह हमारे पास मौजूद हैं. अच्छा, तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिकली इट विल बी अबाउट द रोल और स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन डिफरेंट एरिया. हम हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है फूड एंड डेयरी में, एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स और रिसर्च में. इन्वेस्टिगेशनल माइक्रोबायोलॉजी मीन्स रिसर्च में इसका क्या रोल है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फूड एंड डेयरी. Food microbiology is the study of microorganisms that inhabit, create or contaminate food. तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे जो कि फूड में मौजूद है या फिर वो जो है ना फूड की कंटेमिनेशन वगैरह करते हैं. Fermentation is one of the methods to preserve food and alter its quality. You know that fermentation बेसिकली जो है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को एसिड्स वगैरह में जो है हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. तो फर्मेंटेशन इज़ अ मेथड टू प्रिजर्व फूड और इसकी क्वालिटी भी डेफिनेटली अल्टर होती है, चेंज होती है. इसमें हमारे पास बैक्टीरिया भी मौजूद हैं एंड ईस्ट वगैरह भी है जो फर्मेंटेशन करती है. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन से ईस्ट, स्पेशली सैक्रोमाइसिस सर्विसी इस यूज टू लीवन ब्रेड. मतलब किसी रोटी को अगर हमने खमीर बनाना हो तो ये जो ईस्ट है वो बेसिकली इट वर्क्स ऑन दिस. ब्रीव बियर एंड मेक वाइन, तो वाइन वगैरह में भी जो है ना ये ईस्ट यूज होता है. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेड लीविंग एंड बियर ब्रीविंग एंड आल्सो मेकिंग वाइन. इसी तरह हमारे पास बैक्टीरिया है, स्पेशली हमारे पास जो है ना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेसिकली क्या करती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं उनको लैक्टिक एसिड में जो है ना कन्वर्ट करती है. ठीक है, तो हियर वी हैव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक योगर्ट, चीज़, हॉट सॉस, पिकल्स अचार को कहते हैं, एंड फर्मेंटेड सॉसेजेस. अगर हम एग्जाम्पल्स में जाएं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने याद करनी है ताकि आप एग्जाम में जो है ना लिख सकें. हियर वी हैव बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस. ये बेसिकली बटर मिल्क बनाता है जिसको हम लस्सी भी कहते हैं. अब उसमें बेसिकली जो है ना वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है लैक्टिक एसिड में फर्मेंट हो जाती है, मतलब फर्मेंटेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू लैक्टिक एसिड. सेकंड बैक्टीरिया हमारे पास है लैक्टोबैसिलस प्लस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. It is responsible for making yogurt. Yeast have the ability to ferment sugars to ethanol and carbon dioxide. इसी तरह हमारे पास बैक्टीरिया है Saccharomyces caulsbergensis is mostly common in the fermentation of beers. अच्छा, Candida colliculosa in cheese preparation, Enterococcus faecalis in soy sauce. ये जो सोया सॉसेज वगैरह हैं, तो ये सारे बैक्टीरिया आपने याद रखने विच आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन. ये जितने भी है हमारे पास डेली लाइफ में जो है ना इनकी यूजेजेस है. दैट हम रोज़ाना जो है ना ये चीज़ें बनाते हैं. फर्मेंटेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो फूड को प्रिजर्व करती है. तो ये सारे बैक्टीरिया इनके एक बड़ा रोल है फूड एंड डेयरी के हवाले से. नाउ कम टू एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. Agriculture microbiology is basically a branch of microbiology dealing with plant associated microbes and plant and animal disease. ये आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी मीन्स द माइक्रोबायोलॉजी इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में डेफिनेटली हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में और प्लांट्स डिजीज़ के बारे में, और वो डिजीज़ जो प्लांट से एनिमल को लग सकती है तो हम उनके बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे. इट आल्सो डील्स विद द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी सच एस माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन.
एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में डेफिनेटली हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे वो माइक्रोब्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी बात करेंगे जो कि सॉइल फर्टिलिटी में यूज़ होती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में जो है उनकी डिग्रेडेशन वगैरह जो होती है, और जो है सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो सारी भी बेसिकली जो है ना उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है जो वहाँ पे मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा, दिस इज बेसिकली a fungi into a clean substrate. The growing medium will become less inviting for pathogenic microorganisms. अगर जो है ये माइक्रोइजा वगैरह बेसिकली सॉइल में मौजूद होती हैं, और अगर ये वहाँ पे मौजूद हैं, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट्स है स्पेशली उनके रूट्स वगैरह, दे आर लेस इनवाइटिंग फॉर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनके लिए मतलब एक प्रोटेक्शन देता है प्लांट्स को। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट और भी जो है ना फंगाई और बैक्टीरिया वगैरह हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखें एजोस्पिरिलम, इट हैज़ बीन लार्जली स्टडीड बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंसी इन प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। अब माइक्रोराइजा देखें, हमने पहले भी बात की कि इट हैव टिपिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूट्रिशनल एक्सचेंज विद इन द रूट एंड रिच नेटवर्क ऑफ माइसीलियम आउटसाइड इट, which allows the root to explore more extensively the ground and better use of low mobility elements such as phosphorus। तो बेसिकली माइक्रोराइजा का क्या रोल है कि माइक्रोराइजा जो है ना रूट्स को जो है ना एक किस्म की हेल्प देती है कि वो जो है ना मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, तो ये प्लांट ग्रोथ में फिर जो है ना इसका एक बड़ा रोल है। इसी तरह हमारे पास जो है बैक्टीरियाज लाइक बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस रेमोसस, ये सारे वो बैक्टीरियाज है जो कि प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया मीन्स दे एक्ट अपॉन द डेड एनिमल और प्लांट टिश्यूज एंड डीकम्पोज देयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स इनटू अमोनियम कंपाउंड्स। तो ये प्यूट्रीफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि जो हमारे पास जो डेथ एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनको क्या करना, डिकम्पोज करना, तो उनमें जो प्रोटीन्स हैं उनको अमोनियम कंपाउंड्स में जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। सो ऑल ऑफ दिस बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन डीकम्पोजिशन एंड दे मेक द सॉइल फर्टाइल। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की। Environmental microbiology is basically the study of composition and physiology of microbial communities in the environment। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे जो environment है, चाहे इट्स सॉइल environment या आप जो है ना उसको ले लें एयर ले लें या किसी भी environment में जो माइक्रोब्स मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद हैं, उनकी कंपोजिशन को और उनकी जो फिजियोलॉजी है, जो उनके फंक्शंस हैं, उनको स्टडी करना, डेट इज एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट एग्जिस्ट इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स सच एज बायोरिएक्टर्स। अच्छा, ये जो हमने ऊपर बात की वो तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन हमारे पास बायो रिएक्टर्स भी मौजूद है जिसमें हम जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो आर्टिफिशियल ग्रोथ वगैरह करते हैं। तो डेट इज बायो मतलब इट इज डन बाय बायो रिएक्टर्स। सो टू स्टडी द अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट आर एग्जिस्ट इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, अब इसका क्या रोल है, मतलब जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका उन एनवायरनमेंट्स में क्या रोल है, जो उनकी फिजियोलॉजी है उसके बारे में हम स्टडी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें ऑयल बायोडिग्रेडेशन, पेट्रोलियम ऑयल इज टॉक्सिक एंड पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय ऑयल कॉजेस मेजर इकोलॉजिकल कंसर्न। ये एक फैक्ट है कि पेट्रोलियम ऑयल इट्स वेरी टॉक्सिक, जो अब जो है एनवायरनमेंट अगर उसकी वजह से पोल्यूट होता है, वी हैव सिवियर इकोलॉजिकल कंसर्न्स अबाउट द ऑयल बायोडिग्रेडेशन। इसी तरह सेवरल इश्यूज हैं मतलब हमारी जो एनवायरनमेंट के से रिलेटेड या इकोलॉजी से रिलेटेड, तो उनमें फिर इन माइक्रोब्स का क्या रोल है हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो हियर यू कैन सी those microbes that are employed in bioremediation
एंड व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स दे एक्ट अपॉन। अच्छा, बायो रेमिडिएशन बेसिकली है क्या चीज़? बायो रेमिडिएशन बेसिकली इट इज़ द decontamination of polluted environments using techniques which are resulting from the chemical degradation of the organisms। अच्छा, केमिकल डिग्रेडेशन और अदर एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसमें क्या बात आती है कि बायो रेमिडिएशन बेसिकली क्या है? डीकंटेमिनेशन एक प्रोसेस है। ये जितने भी यहाँ पे रेड पे आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली केमिकल्स, एक्चुअली दीज आर केमिकल्स। तो ये केमिकल्स एनवायरनमेंट में जब मौजूद हों तो इट काजेस पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। सो टू डिग्रेडेट दीज केमिकल्स, मतलब इन केमिकल्स की जो डिग्रेडेशन करते हैं, तो जब इनकी डिग्रेडेशन होती है तो डेफिनेटली जो एनवायरनमेंट है वो डीकंटेमिनेट होता है। मतलब अब ये इन जो केमिकल्स ने एनवायरनमेंट को जो है, जो रेड में जो केमिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया हुआ था, कंटेमिनेट किया हुआ था। जब इनकी डिग्रेडेशन होगी तो पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी, मतलब डीकंटेमिनेशन होगी। तो ये जो प्रोसेस है डीकंटेमिनेशन का, डेट इज़ बायो रेमिडिएशन। और हम यहाँ पे देखते हैं वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे ब्लू में जो आपके पास हैं, डेट ऑल ऑफ देम आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट एक्ट अपॉन द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स। ये आपके पास रेड में जो केमिकल्स है, डेट आर पोल्यूटेंट्स, जो कि पोल्यूशन कॉज करती है। तो हमारे पास ये है सुडोमोनास जो है पिटिडा, that it act upon toluene and naphthalene। Pseudomonas aeruginosa और actinobacteria या cyanobacteria that are they act upon oil spills। इसी तरह आपके पास है डिक्लोरोमोनास एरोमेटिका, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स पर जो है या परक्लोराइड पर जो है एक्ट करते हैं। इसी तरह एसाइंटोबैक्टीरिया बैक्टर है, एरोमेटिक कंपाउंड्स पर एक्ट करती है। नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया या नाइट्रोबैक्टर जो है हम्बरजेंसिस, ये अमोनिया या नाइट्रेट कंपाउंड्स वगैरह पर एक्ट करती है। फेनेरोकेट साइक्रोस्पोरियम, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह और नाइट्रोबेस ये सारी चीज़ें। जियोबैक्टर मेटेली रिड्यूसेंस यूरेनियम पे करती है एक्ट। बेसिलस स्पीशीज एंड सिरेशिया जो है मेरिनोर्यूबरा, इट इज़ यूज टू ट्रीट एफ्लुएंट फ्राम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन वगैरह निकलती है उनके लिए। और ट्राइकोडर्मा वायराइट, तो ये जो है इंडस्ट्री से, ये भी जो है इट इज़ यूज टू ट्रीट द एफ्लुएंट्स फ्राम इंडस्ट्रीज। सो ऑल ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स they are actually present in the environment and they act and what they cause is basically bioremediation। तो ये क्या करते हैं, इन जो केमिकल्स है उनको इनके डिग्रेडेशन करती है, हैंस जो है डीकंटेमिनेट करती है एनवायरनमेंट को। इसमें से आप जो है ये चीज़ें याद रखें, कम से कम आपके पास जो है ना सारे टॉपिक्स के जो भी है उनमें से 2 या 3 एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप इजीली परफॉर्म कर सकें। मैं अगेन कहूँगा कि ये जो आपका जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, मतलब स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये पूरे 20 नंबर का भी आ सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल्स वगैरह याद नहीं करेंगे तो फिर आपके मार्क्स कम आएंगे। Now we will talk about the role of microbiology in genetic engineering। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोगों ने जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी है, तो यहाँ पे भी आपको एक जस्ट जो है ना वो एक मतलब कॉन्सेप्ट दूंगा माइक्रोबायोलॉजिकल जेनेटिक्स के बारे में। माइक्रोबायल जेनेटिक्स इज बेसिकली अ सब्जेक्ट एरिया विद इन माइक्रोबायोलॉजी या इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट द जेनेटिक्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। मतलब तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या हो गया, इट इज़ द स्टडी ऑफ या इट इज़ द जेनेटिकल स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, आर्किया, आपके पास वायरसेस है, सम प्रोटोजोआ एंड फंगाई। तो यहाँ पे जहाँ पे जेनेटिक की बात आती है वहाँ पे हम जीन ट्रांसफ़र सिस्टम्स की डेफिनेटली बात करते हैं। तो जीन ट्रांसफ़र सिस्टम्स डेट हैव बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड इन बैक्टीरिया इंक्लूडिंग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन,
तो ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ बैक्टीरियल एडाप्टेशन फॉर डीएनए ट्रांसफ़र बिटवीन टू सेल्स थ्रू द इंटरवेनिंग मीडियम। अभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बैक्टीरियल, हम देखेंगे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। अब बैक्टीरिया में भी थ्रू कॉन्जुगेशन जो है ना जेनेटिक ट्रांसफ़र हो सकती है। अच्छा, ट्रांसडक्शन हम देखेंगे क्या चीज़ है, और सारी जो है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन हैज़ बिन एक्सटेंसिवली स्टडीड इन ई कोलाई। अच्छा, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन बेसिकली है क्या चीज़, देखें। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल, मतलब जो जीन ट्रांसफ़र होती है वो बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स। अब उसमें दो तरीके से जो है ना ट्रांसफ़र हो सकती है, ईदर डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट, मतलब बैक्टीरिया एक सेल दूसरे सेल से डायरेक्टली जो है ना कांटेक्ट करते हैं, और बाय अ ब्रिज लाइक कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स, या उन टू सेल्स के दरमियान एक ब्रिज लाइक कनेक्शन होती है। तो ये आप गूगल करें तो आपको भी जो है ना समझ आ जाएगी कि जो है ना जो पिक्चर्स है उसमें आपको कि डायरेक्ट उनका कनेक्शन कैसे होता है और ब्रिज लाइक कनेक्शन कैसे होता है। तो इसमें जेनेटिक ट्रांसफ़र में आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा ई कोलाई को जो है ना वो फोकस करते हैं और ई कोलाई को एक्सटेंसिवली स्टडी कर रहे हैं। और इसी तरह डिफरेंट हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम जो है स्पेगमेटिस को भी स्टडी करते हैं। इसी तरह फॉर द जीन ट्रांसफ़र सेवरल बैक्टीरिया लाइक हेलोफिलिक आर्कियन, हेलोबैक्टीरियम वोल्केनी एंड हाइपर थर्मोफिलिक आर्कियंस, जिसमें आपके पास सल्फोलोबस जो है, सल्फाटेरिकस है, सल्फोलोबस जो है, एसिडो कैल्डेरियस है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, इनमें कम से कम एक दो एग्जांपल्स आपको आती हूँ आप एग्जाम में ताकि लिख सकें। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से जो दी बेस्ट एग्जांपल जिसको हम कह सकते हैं वो है इंसुलिन। आप इंसुलिन बेसिकली जो है ना इट इज़ मेड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये आप याद रखें। तो जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मतलब जिनको शुगर की बीमारी है, उनको इंसुलिन दिया जाता है। तो जो इंसुलिन को दिया जाता है डेट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया। उसमें क्या करते हैं हम, बैक्टीरियल जो सेल्स हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि वो उनके पास वो जीन अवेलेबल हों जिससे ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। अब जो है उस मॉडिफाइड बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं तो वो हमें ह्यूमन इंसुलिन बना के देता है, और वो जो इंसुलिन बेसिकली जो प्रोटीन है उसको हम प्यूरिफाई करते हैं और जो है हम जो है पेशेंट्स वगैरह को, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम देते हैं। सो दिस इज़ इंसुलिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू बैक्टीरिया। उसके अलावा जो है आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आपको पता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टच करूँगा। ये आप देखें आपके पास जो है ना एक वेक्टर है और आपके पास एक जो है ना यूकारियोटिक जो है वो क्रोमोसोम है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो आपके पास एक वेक्टर है, प्लाज्मिड है, आप इसकी सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस से इसके ब्रेक डाउन करते हैं, ये स्मॉल पीसेस वगैरह, और ये आपके पास आ गया। तो इसमें फिर आप देखें ये जो ओवरऑल जो क्रोमोसोम था उसमें से हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ वो उठाते हैं और इस प्लाज्मिड में हम उसको मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास क्या हो गया, लिगेशन। लिगेशन इज बेसिकली द जंक्शन ऑफ टू डीएनए फ्रैगमेंट्स। ये आपके पास एक प्लाज्मिड विच इज डीएनए और आपके पास ये दूसरा डीएनए फ्रैगमेंट, ये दो जो है यहाँ पे जंक्शन हो गए इनका, मतलब ये दो कंबाइन हो गए, डेट इज लिगेशन। और इसमें जो एंजाइम है डेट इज लाइकेज एंजाइम। तो ये आपके पास जो इनकी लिगेशन है, जो आपके पास एक प्लाज्मिड आया डेट इज रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसमें मतलब आपने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने उसमें इंसर्ट किया है और आप उससे फिर अपनी मर्जी का जो है काम ले सकते हैं। तो दिस इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये आपने वैसे फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है और आगे भी हम इंशाल्लाह डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी में, मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन
ये आपके पास जो है हमारा आ गई ऊपर तक जो है वो रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो इसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी का रोल हमने देखा, फूड एंड डेयरी में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसी तरह इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। Immunology is a branch of biology that covers the study of immune systems in all organisms. Definitely, immunology is the study of the immune system. The science of immunology encompasses the study of the development, anatomy, functions and malfunctions of the immune system. अब immunology में हम क्या study करते हैं? Definitely आपके immune system के development के बारे में, अच्छा anatomical जो functions हैं उसके बारे में, और माल फंक्शंस अगर जो है कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही तो उसके बारे में भी जो स्टडी करते हैं, जिससे हमें जाहिर बात है अगर इम्यून सिस्टम में माल फंक्शंस है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ डिजीज़, तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाएगी। अब इम्यूनोलॉजी में हम एक चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा वो करते हैं, डेट इज़ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जिस तरह हमने पहले भी बात की, दे आर मेड फ्रॉम माइक्रोब्स। वैक्सीन बेसिकली किससे बनते हैं? माइक्रोब्स से। लेकिन वो माइक्रोब्स बेसिकली क्या होते हैं? दैट आर डेड और इनएक्टिव, सो दैट दे आर अनएबल टू कॉज द डिजीज। The antigen in the vaccine is the same as the antigen on the surface of the disease causing microbe. तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इम्यूनोलॉजी में जो वैक्सीन है उसमें फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी, अच्छा हमारे जो स्टार्ट में जब बॉडी है उसका जो इम्यून सेल जो है वो जब कोई एंटीजन वगैरह वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो उनके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, जो है हम बायोप्सी करते हैं, हम उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह आजकल कोरोना का जो चल रहा है कि कोरोना का अब वैक्सीन की बात आ रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है अभी जो है ना वेरी सून इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। तो बेसिकली वैक्सीन किस तरह बनता है? आप इम्यून से अब यहाँ देखें, यहाँ से आप एंटीजन्स को लेते हैं और फिर आप क्या करते हैं, यू ट्रेन द इम्यून सेल्स टू रिकग्नाइज दोस एंटीजन। आप इम्यून सेल को ट्रेन करते हैं कि वो जो एंटीजन है या जिस तरह जो है कोरोना के हवाले से जो वायरस है उसको रिकग्नाइज करें। और उसके बाद जो है जब आपके इम्यून सेल ट्रेन हो जाते हैं, जब वो एंटीबॉडीज़ बनाने के अहल हो जाते हैं, तो फिर जो है आप क्या करते हैं, इंजेक्ट बैक इट इनटू द पेशेंट। और उसके बाद जो है वो आपका जो इम्यून सिस्टम है इट नाउ रिकॉग्नाइज द ट्यूमर या जो भी है एंटीजन एंड कैन रिस्पॉन्ड। तो ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो वैक्सीन में भी हम क्या करते हैं, जो एंटीजन हमारे पास है वो बेसिकली वैक्सीन में और ह्यूमन बॉडी में जो एंटीजन है डेट इज एग्जैक्टली द सेम व्हिच इज कॉजिंग द डिजीज। बट जो हमारे पास वैक्सीन होती है उसमें जो है वो हमारे पास जो माइक्रोब्स है, या जिस तरह हम कोरोना की बात करते हैं तो उसमें वो जो माइक्रोब है जो कॉज कर रहे हैं वो एक्चुअल जो है मतलब वही मौजूद होता है, लेकिन इट इज़ एटीन्यूएटेड। या एटीन्यूएशन आप किसे कहते हैं कि वो या तो डेड फॉर्म में होगा या फिर जो है डेट इज इन वीकेंड फॉर्म, तो वो आपको जो है ना फर्दर डिजीज कॉज नहीं करेगी। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट वैक्सीन। पेनिसिलिन इट इज़ बेसिकली एन एंटीबायोटिक मेड बाय अ फंगस आइडेंटिफाइड एज पेनिसिलियम नोटेटम। इसमें हमने एडवर्ड जेनर का जो कॉन्सेप्ट था काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में बात की थी, तो वहाँ से बेसिकली ये जो वैक्सीन का एक आइडिया निकला। और इसी तरह एक्टिनोमाइसीड्स also known as actinobacteria is a model organism of antibiotic production। और हमारे पास जो MMR जो है वैक्सीन है, मीजल्स मम्स और रूबेला वैक्सीन जो है, इसमें भी जो है ना ये तीनों जो है मीजल्स मम्स और रूबेला तीनों वो वायरसेस होते हैं विच आर एटीन्यूएटेड, मतलब इट इज़ इन वीकेंड और डेथ फॉर्म। और उसके साथ हमारे पास BCG वैक्सीन है।
तो फॉर एग्जांपल इट इज़ अ वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ दिस वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इसी से जो हमारे पास वैक्सीन है अगेंस्ट डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इट इज़ आल्सो अ डिजीज़ जिसमें जो है ना आप जो है पेशेंट को वो बेसिकली ब्रीथिंग में सबसे पहले इशू आता एंड हार्ट फेलियर भी हो जाता है और डेफिनेटली फिर डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसके जो वैक्सीन है, अच्छा इसी तरह टेटनस का जो वैक्सीन है जिसमें अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टेटनी अच्छा प्रोड्यूसेस विच इज़ अ वीफिंग कफ, अच्छा और इसी तरह कोलेरा जिसमें विब्रियो कोलेरा हमारे पास हैं बैक्टीरिया। तो इन सब के अगेंस्ट भी जो है ना वैक्सीन्स हमारे पास मौजूद हैं। दैट इज़ बेसिकली हमारे पास क्या आया, इम्यूनोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। Now we talk about the medical microbiology. So medical microbiology is basically a concern with the prevention, diagnosis and treatment of infectious disease. मेडिकल से हमें पता चला कि हम ट्रीटमेंट की प्रिवेंशन करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, बट माइक्रोबायोलॉजी हियर व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली यहाँ पे जो डिजीज़ होती है विच इज़ अब देखें जो माइक्रोब्स की वजह से जो बेसिकली जो डिजीज़ आती है डेट आर यूजुअली इन्फेक्शन, तो वो हम उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो है ये हमारे पास जो है ना इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। तो उनकी जो प्रिवेंशन है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम बेसिकली हम उनको क्या कहते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैथोजन। फिर जब हम जो है ना फर्दर अगर हम देखें तो हम इसमें हम जो पैथोजन है, जो डिजीज़ कॉज कर रही है, जो माइक्रोब है, उसके हम देख रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे वो उसकी ट्रांसमिशन हो रही है, कैसे वो डिजीज़ कॉज कर रही है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ग्रोथ, और जो इन्फेक्शन हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड ग्रोथ, कि वो इन्फेक्शन कैसे कॉज कर रही है और माइक्रोब की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी में हम जो बात करेंगे, हम काजेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, डेफिनेटली हम डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करेंगे। अब यहाँ पे जो है जब भी हम माइक्रोबायोलॉजिकल जो है वो टेस्ट करते हैं किसी भी माइक्रोब की, वी नीड बैक्टीरियल कल्चर्स या माइक्रोबियल कल्चर्स। अब हमें माइक्रोस्कोप को स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप ही टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। इसी तरह बायोकेमिकल टेस्ट हम करते हैं, और हमारे पास जो एक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आप याद रखें। आजकल भी जो कोरोना का टेस्ट हो रहा है दिस इज बेसिकली पीसीआर टेस्ट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, इसमें अगर हमारे पास एक स्ट्रेन है तो हम उसकी रेप्लिकेशन करके मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्ट्रेन हम उससे बना लेते हैं, तो डेट इज़ पीसीआर। एंड अच्छा इस तरह फिर जो है पीसीआर में हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे पास किसी भी, फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना से रिलेटेड हम देखते हैं कि जो ए वायरस का जो स्ट्रेन है विच कॉजेज द कोविड-19 डिजीज़, तो उस स्ट्रेन को हम लेके हम उसकी पीसीआर करते हैं, देखते हैं कि उसकी एम्प्लीफिकेशन होती है कि नहीं, मतलब वो जो है मतलब एम्प्लीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर एक स्ट्रेन हम लें तो उससे मिलियन बिलियन बन रहे कि नहीं बन रहे, तो वहाँ से हमें पता चलता है जो पीसीआर टेस्ट है कि मतलब जो पेशेंट है उसको कोरोना है कि नहीं है। अगर उसका पीसीआर नेगेटिव आता है इट मीन्स ही इज़ कोविड नेगेटिव। अगर पीसीआर उसका पॉजिटिव आता है, एम्प्लीफिकेशन हो रही है, ज़्यादा कॉपीज़ बन रही हैं, तो इट मीन्स ही इज़ और शी इज़ कोरोना पॉजिटिव। तो और मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजी में वी आल्सो डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट्स। डायबिटीज़ का जिस तरह हमने कहा कि इंसुलिन की बात की, अच्छा इन्फेक्शंस वगैरह, पुअर डाइजेशन, इन्फेक्शंस डेफिनेटली कॉज बाय माइक्रोब्स। पुअर डाइजेशन बेसिकली उसमें हमारा पुअर डाइजेशन में हमारे जो बैक्टीरिया, जिस तरह गट में बैक्टीरिया ई कोलाई वगैरह, अल्सर वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आती हैं, तो फिर इनके बारे में भी जो है हम स्टडी करते हैं। अच्छा हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सम क्लिनिकली इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स। ये वो सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि दे आर रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी। मतलब ये एंटीबायोटिक्स बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस करते हैं, जिनका ये बैक्टीरिया वगैरह इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये एक्टिविटी इनकी क्या है, कैसे जो है ना वो बेसिकली वो ग्राम पॉजिटिव है, वो जो है नेगेटिव है, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है,
ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है कि वो जो है ना इनकी एक्टिविटी, और फिर उसके साथ साथ उनका जो मोड ऑफ एक्शन है। ये आप आगे जाके अभी सेकंड में आप है तो फार्माकोलॉजी में भी आप हर एंटीबायोटिक का आप जो है ना वो मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो ये आपने ये याद रखना है, दिस इज़ द टेबल, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है। तो ये आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी खासी इसकी तैयारी करनी और आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये प्रॉपर याद करेंगे तो ये टेबल आपको माइक्रोबायोलॉजी प्लस आपको फार्माकोलॉजी में भी बहुत मदद देगी। एट द एंड वी विल टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी इन रिसर्च। तो क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि जो जिस तरह बैक्टीरिया है, दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, दे आर प्रोकैरियोट्स, सिंपल स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो हम लोग ना कोशिश करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को स्टडी करें, बिकॉज ऑफ देयर सिंपल स्ट्रक्चर, दे आर वेरी इजी टू स्टडी। और बैक्टीरिया वगैरह, जिस तरह मैंने कहा, वायरसेस वगैरह, millions of copies of the same single cell can be produced in large number very quickly। जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में PCR की बात की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। तो इस तरह जो है ना इनको हम जो है इजीली स्टडी कर सकते हैं, और हम बैक्टीरिया वगैरह को भी जो इनकी ग्रोथ वगैरह करनी हो तो, और इनका PCR वगैरह करना हो, रेप्लिकेशन करनी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इजीली कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी इनका रिसर्च में एक बड़ा रोल है, और दे आर रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली। तो इस हवाले से भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जो है, जेनेटिकल जो इंजीनियरिंग जो होती है उसमें भी, जिस तरह प्लाज्मिड का हमने कहा था कि बैक्टीरिया वगैरह जो है ना हम यूज़ करते हैं। और आजकल जो है रिसर्च में हर जगह तकरीबन आपके पास स्पेशली ई कोलाई वगैरह और डिफरेंट बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा आपके पास यूज़ हो रही है। तो माइक्रोबायोलॉजी है, उसका भी बेसिकल रिसर्च में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यूजुअली हमारा था कि हम आपको 10 मिनट का लेक्चर देंगे, लेकिन अभी तकरीबन 36 मिनट्स हो गए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन स्लाइड्स को प्रॉपर केयरफुली आप देखें, इनको पढ़ें और साथ साथ इनकी तैयारी करें, क्योंकि अभी जो हमने टॉपिक किए हैं वो आपके एग्ज़ाम के एक जो है ना 20 मार्क्स का एक टॉपिक आपका होगा। और यूजुअली जो है एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ या व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड टू फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल, व्हाट इज़ द स्कोप और रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की है आप लोगों ने लिखना है। सो थैंक यू वेरी मच।